विद्यार्थियों, बी पार्ट थर्ड सांख्य दर्शन में प्रकृति के संदर्भ में आज चर्चापण करेंगे। सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है। द्वैतवादी दर्शन उन दर्शनों को कहा जाता है जिसमें दो तत्वों की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की जाती है। दोनों तत्व जो एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहते, चाहे वो ज्ञान की दृष्टि से, चाहे जो है अस्तित्व की दृष्टि से। जो भी दर्शन इन दो तत्वों की स्वतंत्र और निरपेक्ष सत्ता को स्वीकार करते हैं उन्हें द्वैतवादी दर्शन कहा जाता है। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो है द्वैतवादी दर्शनों की श्रेणी में गिना जाता है, क्योंकि सांख्य दर्शन जो है दो तत्वों की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन के जो दो तत्व है वो पहला तत्व है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। प्रकृति और पुरुष ये दो तत्व है। प्रकृति और पुरुष दो तत्व है। प्रकृति पुरुष पर निर्भर नहीं है और पुरुष जो है प्रकृति पर निर्भर नहीं है। प्रकृति अपने अस्तित्व या ज्ञान के लिए किसी दूसरे तत्व की अपेक्षा नहीं करती है। उसी प्रकार से पुरुष भी अपने अस्तित्व और ज्ञान की दृष्टि से किसी अन्य तत्व पर निर्भर नहीं है। इसलिए दोनों तत्वों की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करने के कारण इस दर्शन को शुद्ध द्वैतवादी दर्शन के रूप में जाना जाता है। प्रकृति और पुरुष दोनों भिन्न तत्व माने जाते हैं, यद्यपि एक जड़ का रूप माना गया तो दूसरा चेतन का रूप माना गया। प्रकृति को हम जो है सक्रिय कहते हैं तो पुरुष को जो है निष्क्रिय माना जाता है। प्रकृति जो है एक मानी जाती है तो पुरुष जो है अनेक माने जाते हैं। प्रकृति जो है ज्ञेय है तो पुरुष जो है ज्ञाता माना जाता है। तो या प्रकृति को हम त्रिगुणात्मक रूप में त्रिगुणात्मक मानते हैं तो पुरुष को त्रिगुणातीत के रूप में माना जाता है। तो यह दोनों तत्व जो है एक दूसरे के विपरीत माने गए। एक चेतन के रूप में, दूसरा है चेतन के रूप में, एक सक्रिय के रूप में, दूसरा जो है निष्क्रिय के रूप में, एक त्रिगुणात्मक के रूप में, एक त्रिगुणातीत के रूप में माना जाता है। एक है प्रकृति एक है तो पुरुष अनेक है। तो बहुत सारे अंतर जो है हम प्राय इसमें देखते हैं कि प्रकृति और पुरुष जो है दोनों भिन्न भिन्न तत्व है। इन दोनों तत्वों की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करने के कारण ही सांख्य दर्शन को हम द्वैतवादी दर्शन की श्रेणी में रखते हैं। अब हम जो है बारी बारी से जो है दोनों तत्वों की चर्चा करेंगे। पहले प्रकृति के संदर्भ में चर्चा करेंगे और उसके बाद में जो है पुरुष की बात करेंगे। दोनों जो तत्व सांख्य ने माने हैं, प्रकृति और पुरुष की जो सत्ता को स्वीकार किया है, तो पहला जो तत्व माना जाता है वो पुरुष के रूप में माना गया, प्रकृति के रूप में माना गया, और दूसरा जो तत्व माना गया वो पुरुष के रूप में माना गया। तो प्रकृति के रूप में हम चर्चा करेंगे कि प्रकृति क्या है, प्रकृति किसको हम कहते हैं। जैसा प्राय हमने देखा था कि प्रकृति का तात्पर्य क्या होता है। प्रकृति का तात्पर्य है सत्व, रजु और तम। ये जो तीन गुण है, इन तीन गुणों की साम्यावस्था का नाम ही प्रकृति होता है। प्रकृति हम किसको कहते हैं कि तीन गुणों की जो साम्यावस्था है उसे हम प्रकृति के रूप में जानते हैं। 3 थ्रेड्स ऑफ रोप की बात जैसे हमने की थी कि तीन जो रेसे होते हैं उनसे एक रस्से का निर्माण होता है। उसी प्रकार से जिसमें तीनों गुण है, सत्व भी है, रजस भी और तमस भी है, इनकी जो एक साम्यावस्था बनती है उस साम्यावस्था को हम क्या कह रहे हैं, प्रकृति कह रहे हैं। तो प्रकृति का स्वरूप क्या है, प्रकृति के क्या नाम है, किन किन नामों से प्रकृति को पुकारा जाता है, प्रकृति के स्वरूप के संदर्भ में सांख्य दर्शन के क्या विचार है, उनके संदर्भ में हम देखेंगे। और उसके बाद में प्रकृति के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए सांख्य ने जो आर्गुमेंट्स दिए हैं, जो कारिका के अंतर्गत जो आर्गुमेंट्स दिए हैं, उन आर्गुमेंट्स की, उन तर्कों की चर्चा भी हम करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रकृति के संदर्भ में जो प्रकृति को विभिन्न नाम दिए गए हैं या प्रकृति को जो है प्रकृति के स्वरूप के संदर्भ में हम चर्चा करें तो प्रकृति को प्रधान कहा जाता है। प्रकृति जो है प्रधान मानी गई है। प्रकृति को ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। प्रकृति जो है ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। प्रकृति को अव्यक्त कहा जाता है।
प्रकृति जड़ है, प्रकृति माया का रूप मानी जाती है, प्रकृति जो है एक मानी गई है। तो प्रकृति को हम अनुमान के नाम से भी जानते हैं, अनुमान के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत सारे नामों से जो है प्रकृति के संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। प्रकृति का तात्पर्य क्या है कि सामान्य रूप से हम प्रकृति किसको कहते हैं? प्रकृति के संदर्भ में जो कहा गया कि एक ऐसा तत्व है जो समस्त जड़ जगत का मूल कारण होता है, उसे ही प्रकृति कहा गया। प्रकृति से तात्पर्य जो सब वस्तुओं की उत्पत्ति करने की क्षमता जिसमें है, परंतु उसकी उत्पत्ति करने वाला कोई दूसरा तत्व नहीं है, उसे हम प्रकृति के रूप में जानते हैं। तो प्रकृति के रूप में, प्रकृति के स्वरूप के संदर्भ में हम देखेंगे कि प्रकृति को हम प्रधान मानते हैं। प्रकृति को प्रधान क्यों माना जाता है? क्योंकि प्रकृति मूल कारण है और वो प्रथम कारण माना जाता है। वह अपने से ही जड़ जगत का निर्माण करती है। जो प्रकृति है जड़ जगत की समस्त वस्तुओं का मूल कारण मानी जाती है और जड़ जगत की वस्तुओं का जो मूल कारण होने के कारण, प्रथम कारण होने के कारण प्रकृति को जो है प्रधान कारण माना जाता है। प्रकृति को ब्रह्मा के रूप में, ब्रह्म के रूप में भी जाना जाता है। प्रकृति, ब्रह्मा से तात्पर्य क्या है? जो किसी को विकसित करने की क्षमता रखता है, जो किसी को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, उसको हम ब्रह्मा के रूप में जानते हैं। जो जड़ जगत का विकास कर सके उसे ब्रह्म के रूप में जाना जाता है। तो प्रकृति स्वयं विकसित होती है, प्रकृति जो है स्वयं विकसित होती है और स्वयं ही बढ़ने की ओर चलती है। इसलिए प्रकृति स्वयं विकसित होने के कारण जो है वो ब्रह्म के रूप में जानी जाती है, क्योंकि जड़ जगत का जितना भी विकास हो रहा है वो प्रकृति से ही हो रहा है, प्रकृति के कारण ही होता है। इसलिए प्रकृति स्वयं विकसित होने के कारण जो हम प्रकृति को क्या जान रहे हैं? ब्रह्म के रूप में जान रहे हैं। जड़ जगत की जितनी भी वस्तुएं हमें देखने को मिलती है उनका मूल कारण जो है, क्योंकि जड़ जगत की वस्तुएं जो हमें व्यक्त रूप में दिखाई देती है और उन व्यक्त वस्तुओं का मूल कारण जो है कोई ना कोई अव्यक्त हो सकता है, और वो अव्यक्त जो है जिसमें सदैव जो है वो व्यक्त वस्तुएं समाहित रहती है, वो जो है प्रकृति है। इसलिए प्रकृति को अव्यक्त भी कहा जाता है। जड़ जगत की जो व्यक्त वस्तुएं हैं उनका मूल कारण जो है कोई ऐसा तत्व ही हो सकता है जो व्यक्त न हो, वो अव्यक्त है। और अव्यक्त होने के कारण जो है, जैसा कि सत्कार्यवाद के सिद्धांत में कहा जाता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में ही विद्यमान रहता है। कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में ही विद्यमान रहता है। तो प्रकृति के द्वारा जो भी कार्य उत्पन्न हो रहा है, जड़ जगत की जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई दे रही है वो किसमें विद्यमान रहेगी? अव्यक्त प्रकृति के अंतर्गत रहती है। तो अव्यक्त प्रकृति जो है, प्रकृति को अव्यक्त इसलिए कहा गया है क्योंकि वो समस्त जड़ जगत का मूल कारण मानी जाती है, और वो जो है जो व्यक्त वस्तु है उनका जो है अव्यक्त रूप है, जो कारण के रूप में जो है उसमें विद्यमान रहते हैं। प्रकृति को हम जड़ मानते हैं, जड़ क्योंकि उसमें प्रकृति को जड़ इसलिए माना गया क्योंकि प्रकृति के द्वारा जो वस्तुएं उत्पन्न होती है वो जड़ के रूप में हमें दिखलाई दे रही है। प्रकृति जड़, प्रकृति क्योंकि प्रकृति को हम जड़ इसलिए मान रहे हैं कि वो जड़ चेतना का अभाव जो उसमें देखने को मिल रहा है, तो चेतना के अभाव के कारण प्रकृति जड़ है। और जड़ प्रकृति जो है समस्त जड़ जगत की उत्पत्ति करती है, क्योंकि चेतन वस्तु यदि जड़ जगत की उत्पत्ति करती, समस्त जड़ जगत जो है चेतन होता है। परंतु संसार को हम देख रहे हैं कि जड़ जगत की वस्तुएं कैसी है? अचेतन है। इसलिए प्रकृति को हम अचेतन के नाम से, जड़ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि प्रकृति जड़वादी मानी जाती है। प्रकृति को माया, क्योंकि माया किसको कहते हैं? जो वस्तुओं को सीमित करती है उसे हम माया के रूप में जानते हैं। और प्रकृति जो है समस्त जड़ जगत की वस्तुओं को जो है अपने अधीन रखती है, अपने में सीमित करती है, इसलिए प्रकृति को माया के रूप में भी जानते हैं। जड़ जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं उनका मूल कारण जो है एक ही माना जाता है, और वो मूल कारण जो है प्रकृति है, इसलिए प्रकृति को एक भी माना जाता है। प्रकृति के संदर्भ में कहा जाता है कि प्रकृति जो है सूक्ष्म रूप है, और प्रकृति सूक्ष्म रूप होने के कारण जो है, सूक्ष्म रूप होने के कारण ये प्रत्यक्ष का विषय नहीं है।
प्रकृति का ज्ञान हमें जो है किसके द्वारा होता है, प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं होता। और प्रकृति का ज्ञान जब हमें प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं होता तो प्रकृति का ज्ञान किसके द्वारा होगा, प्रकृति का ज्ञान जो हमें अनुमान के द्वारा होता है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर जो है जाया जाता है कि सूक्ष्म वस्तु से स्थूल वस्तु का निर्माण किया जाता है और पुनः जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर पढ़ने के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो ये जो परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है ये किसके कारण संभव है, सूक्ष्म रूप होने के कारण। और सूक्ष्म रूप होने के कारण प्रकृति जो है प्रत्यक्ष का विषय नहीं है और प्रत्यक्ष का विषय न होने के कारण हमें जो प्रकृति का ज्ञान हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, अनुमान के द्वारा हो रहा है। तो हम प्राय देखते हैं कि प्रकृति जो है प्रधान मानी जाती है मूल कारण होने के कारण, जगत की वस्तुओं को विकसित करती है इसलिए वो ब्रह्म के रूप में जानी जाती है। वस्तुओं के मूल कारण में सदैव जो है वस्तुओं के कारण के रूप में जो है वो सदैव जो है विद्यमान रहती है इसलिए अव्यक्त के रूप में जानी जाती है। प्रकृति जो है जड़ रूप में मानी जाती है। प्रकृति को हम वस्तुओं को सीमित करने के कारण माया के रूप में भी जानते हैं, अविद्या के रूप में भी जानते हैं। प्रकृति को एक माना जाता है और प्रकृति जो है अनुमान का विषय मानी जाती है। तो ये बहुत सारे नाम है प्रकृति का, विभिन्न जो है स्वरूप में देखने को मिलता है कि प्रकृति जड़ है, प्रकृति जो है सक्रिय है, प्रकृति जो है एक है, प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक मानी जाती है क्योंकि उसमें सत्व है, रज है और तम है, तीनों गुण सदैव विद्यमान रहते हैं। तो प्राय हम देखते हैं कि प्रकृति के संदर्भ में जो चर्चा की जाती है कि प्रकृति समस्त जड़ जगत का मूल कारण है और प्रकृति जो है अपने में से ही समस्त जड़ जगत की उत्पत्ति करती है। क्योंकि सांख्य के दर्शन के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रकृति ही जड़ जगत का निर्माण करती है, पुरुष नहीं। पुरुष नहीं क्यों, पुरुष जो है जड़ जगत का निर्माण नहीं करता क्योंकि पुरुष के संदर्भ में कहा जाता है कि न बद्धते न मुक्ते, कि पुरुष का न तो बंधन होता है और न ही मोक्ष होता है। पुरुष के संदर्भ में कहा गया है कि पुरुष क्या है, पुरुष तो शुद्ध चैतन्य नित्य मुक्त माना जाता है और पुरुष शुद्ध चैतन्य नित्य मुक्त होने के कारण उसका न तो कभी बंधन होता है और न ही कभी उसकी मुक्ति होती है। तो वो जब शुद्ध चैतन्य है, नित्य मुक्त है, तो वो सांसारिक जगत में भाग नहीं लेता और जब सांसारिक जगत में भाग नहीं लेता तो वो सांसारिक जगत की वस्तुओं का निर्माण भी नहीं कर सकता। इसलिए सांसारिक जगत का, इस जड़ जगत का निर्माण करने वाला जो मूल तत्व है वो प्रकृति के संदर्भ में ही माना जाता है, प्रकृति को ही माना जाता है क्योंकि प्रकृति ही जड़ जगत का मूल कारण जो है मानी जा सकती है क्योंकि इसी से समस्त जड़ जगत की उत्पत्ति होती है। और चूंकि प्रकृति सक्रिय भी है और सक्रिय होने के कारण जो है इस जड़ जगत का निर्माण वो करती है। अब स्वाभाविक है कि प्रकृति जड़ है तो जड़ जगत का निर्माण जो है चेतन और अचेतन वस्तुओं का निर्माण वो किस प्रकार से करती है, क्या वो स्वयं जो है जड़ जगत का निर्माण कर लेती है या उसे पुरुष की आवश्यकता होती है। इसके संदर्भ में प्रकृति और पुरुष के संबंध की जब चर्चा करेंगे तो उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। लेकिन पुरुष जो है जड़ जगत की उत्पत्ति में या विकासवाद में अपना योगदान नहीं देता। जड़ जगत की उत्पत्ति या जगत का विकास जो किया जाता है वो प्रकृति के कारण ही किया जाता है। इसलिए कहा गया है कि प्रकृति क्या है, मूल कारण। मूल कारण जैसा कारिका के अंतर्गत हम देखते हैं कि मूल प्रकृति विकृति मृदाधा, मूल प्रकृति विकृति मृदाधा, प्रकृति विकृति सप्ते, मूल प्रकृति विकृति मृदाधा, प्रकृति विकृति सप्ते, सोडक वस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषा। इसका तात्पर्य क्या है कि कारिका के अंतर्गत जो कहा गया है कि मूल प्रकृति तो एक ही है जो समस्त जड़ जगत का समस्त जड़ जगत को उत्पन्न कर सकती है, परंतु वो किसी का कार्य नहीं है, अर्थात वो किसी दूसरे के द्वारा उत्पन्न नहीं हो सकती है। इसलिए प्रकृति जो है मूल कारण है, वह किसी का कार्य नहीं है, विकृति नहीं है, विकार नहीं है। कारण तो है, प्रकृति तो है, प्रकृति का तात्पर्य है कारण से और विकृति से तात्पर्य किससे ले रहे हैं, कार्य। कारण तो है परंतु कार्य नहीं है। तो यहां पर हम प्राय देख रहे हैं कि प्रकृति को जो है कारण के रूप में माना
जाता है। और 7 तत्व ऐसे माने गए जो कारण भी हो सकते हैं और कार्य भी है। मैथ है, अहंकार है, पंच तन्मात्राएं हैं, कारण और कार्य के रूप में देखने को मिलती है। 16 वस्तुएं जो है जिसमें 11 इंद्रियां और 5 महाभूत जो है वो केवल कार्य माने जाते हैं, जो दूसरों के द्वारा उत्पन्न होते हैं परंतु किसी को उत्पन्न नहीं करते। और एक मूल तत्व जो है, एक ऐसा तत्व है जो न प्रकृति न विकृति पुरुष, कि न तो किसी के द्वारा उत्पन्न होता है न किसी को उत्पन्न करता है। तो पुरुष तो न तो किसी के द्वारा उत्पन्न होता है और न ही किसी को उत्पन्न करता है, परंतु प्रकृति समस्त जड़ जगत को उत्पन्न करती है, परंतु स्वयं किसी अन्य कारण से उत्पन्न नहीं होती। इसलिए ये मूल कारण माना गया, प्रधान कारण माना गया। तो यहाँ पर जो है हम प्रकृति के स्वरूप के संदर्भ में, प्रकृति के विभिन्न नामों से जो प्रकृति को जाना जाता है उसके संदर्भ में हमने चर्चा की है। अगले वीडियो के अंतर्गत जो है प्रकृति के अस्तित्व के प्रमाण के संदर्भ में चर्चा हम करेंगे। तो आप नियमित रूप से इन जो है कक्षाओं का लाभ उठाए और नियमित रूप से देखकर जो है लगातार जो है जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार आप अपना अध्ययन जारी रखें। धन्यवाद।